1978 में शीर्ष सीआईए अधिकारियों के डेस्क पर कुछ असामान्य आया। आश्चर्यजनक रूप से ये जासूसी परमाणु खतरों या राजनैतिक तख्तापलट के बारे में नहीं था, ये पुनर्जन्म के बारे में था। हाँ, गुप्त ऑपरेशन और खुफिया जानकारी जुटाने के लिए जानी जाने वाली उसी एजेंसी के पास ऐसी फाइलें थी जो ये पता लगा रही थी कि क्या मानव चेतना मृत्यु से बच सकती है और दूसरे शरीर में पुनर्जन्म ले सकती है। ये कोई मामूली सिद्धांत नहीं थे। दस्तावेजों में वर्गीकृत शोध, खौफनाक केस स्टडी और अस्पष्टकृत घटनाएं शामिल थी जिन्हें संदेहास्पद एजेंट भी अनदेखा नहीं कर सकते थे। तो सीआईए को पुनर्जन्म की परवाह क्यों होगी? और सबसे महत्वपूर्ण बात, उन्होंने इसे इतने लंबे समय तक क्यों छिपाए रखा? गेटवे प्रोजेक्ट सिर्फ माइंड कंट्रोल से कहीं ज्यादातर लोग सीआईए के कुख्यात माइंड कंट्रोल प्रयोगों जैसे MK अल्ट्रा के बारे में जानते हैं। हालांकि गेटवे प्रोजेक्ट के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। पहली नजर में ये खुफिया जानकारी जुटाने के लिए चेतना की बदली हुई अवस्थाओं की खोज करने के बारे में था, लेकिन अवर्गीकृत दस्तावेजों में कुछ और भी विचित्र है। पुनर्जन्म की संभावना सहित समय और स्थान को पार करने की मानव आत्मा की क्षमता पर शोध। गेटवे प्रोजेक्ट ने शरीर से बाहर के अनुभवों को प्रेरित करने के लिए ध्वनि तरंगों और ध्यान जैसी तकनीकों का इस्तेमाल किया। प्रतिभागियों ने पिछले जन्मों के ज्वलंत दृश्यों की रिपोर्ट की, विस्तृत दृश्यों और लोगों का वर्णन किया जिन्हें वे संभवतः नहीं जानते थे। इन खातों को खारिज करने के बजाय सीआईए ने उन्हें सावधानीपूर्वक सूचीबद्ध किया, ये सुझाव देते हुए कि उन्हें विश्वास था कि कुछ वास्तविक हो रहा है। जब तक कि उन्हें विश्वास न हो कि वास्तविक दुनिया में इसके अनुप्रयोग हैं, तब तक एक खुफिया एजेंसी टैक्स पेयर्स के पैसे को पिछले जन्मों की जांच में क्यों लगाएगी? सबसे परेशान करने वाला सिद्धांत, कुछ लोगों का मानना है कि सीआईए सिर्फ जिज्ञासु नहीं थी, वे पुनर्जन्म का उपयोग करके जासूसी करने की कोशिश कर रही थी। कल्पना कीजिए कि एजेंट पिछले जन्मों से विदेशी भाषाएं या विशेष कौशल याद कर रहे हैं, या यहाँ तक कि उन यादों का उपयोग करके खतरों की पहचान कर रहे हैं जो तार्किक रूप से उनके पास नहीं होनी चाहिए। ये विज्ञान कथा जैसा लग सकता है, लेकिन इन दस्तावेजों से पता चलता है कि इसे एक गंभीर संभावना माना गया था। 2 जेम्स लिनिंगर का मामला, एक बच्चे की याद जिसने एजेंसी को चौंका दिया। सीआईए के रिकॉर्ड में छिपे सबसे खौफनाक मामलों में से एक लुइसियाना के एक छोटे लड़के जेम्स लिनिंगर का है। सिर्फ 2 साल की उम्र में जेम्स को द्वितीय विश्व युद्ध के लड़ाकू विमान में दुर्घटनाग्रस्त होने के भयानक बुरे सपने आने लगे। उसने विमान वाहक पोत का नाम नटोमा बे रखा, एक साथी पायलट की पहचान की और विमान के सटीक यांत्रिकी का वर्णन किया। उसके माता पिता को संदेह का, जब तक कि उन्होंने हर विवरण की पुष्टि नहीं कर ली। जेम्स ने जो कुछ भी कहा वो ऐतिहासिक रिकॉर्ड से मेल खाता था, जिसमें पायलट की पहचान और उसकी मौत की सटीक परिस्थितियां शामिल थी। लीक हुए सूत्रों का दावा है कि सीआईए ने जेम्स के मामले की जांच की, इसे खारिज करने का प्रयास किया, लेकिन जितना उन्होंने जांच की ये उतना ही अस्पष्ट होता गया। आंतरिक रिपोर्टों ने सुझाव दिया कि एजेंसी मोहित और परेशान दोनों थी। यदि कोई बच्चा इतनी सटीकता से पिछले जीवन को याद कर सकता है, तो ये चेतना की प्रकृति के बारे में क्या कहता है? सीआईए ने कभी भी अपने निष्कर्ष जारी नहीं किए और कई लोगों का मानना है कि उन्होंने मामले को दबा दिया क्योंकि इससे बहुत सारे सवाल उठे जिनका जवाब वो नहीं दे सके। 3. मोनरो इंस्टीट्यूट और सीआईए की गुप्त भागीदारी। 1970 के दशक में मोनरो इंस्टीट्यूट ने शरीर से बाहर के अनुभवों और चेतना की परिवर्तित अवस्थाओं पर अपने शोध के लिए ध्यान आकर्षित किया। लोगों को ये नहीं पता था कि सीआईए इस शोध के कुछ हिस्से को गुप्त रूप से वित्त पोषित कर रहा था। हेमी सिंक जैसी ध्वनि तरंग तकनीकों का उपयोग करके मोनरो इंस्टीट्यूट ने प्रतिभागियों को गहन ध्यान की अवस्था तक पहुंचने में मदद की। कई लोगों ने अन्य जीवन, ऐतिहासिक अवधियों और यहाँ तक कि अन्य आयामों के ज्वलंत अनुभवों की रिपोर्ट की। सीआईए ने संभावित खुफिया अनुप्रयोगों को देखा। यदि एजेंट पिछले जीवन की यादों तक पहुंच सकते हैं, तो क्या वे छिपे हुए ज्ञान को पुनः प्राप्त कर सकते हैं या खतरों का पूर्वानुमान लगा सकते हैं? मोनरो इंस्टीट्यूट के कुछ निष्कर्षों को बाद में अवर्गीकृत कर दिया गया था, लेकिन विशेष रूप से पुनर्जन्म के बारे में फाइलें भारी रूप से संपादित की गई हैं। क्यों? कुछ लोगों का मानना है कि सीआईए ने पिछले जीवन की यादों को ट्रिगर करने के लिए वास्तविक तरीकों की खोज की, लेकिन सार्वजनिक प्रतिक्रिया या नैतिक चिंताओं से डरते थे। 4. पुनर्जन्म में सोवियत प्रयोग, शीत युद्ध की छिपी हुई लड़ाई। शीत युद्ध के दौरान सीआईए केवल मिसाइलों और जासूसों से ही चिंतित नहीं थी,
वे मानव मन पर सोवियत शोध पर भी नजर रख रहे थे। अवर्गीकृत दस्तावेजों से पता चलता है कि सोवियत वैज्ञानिक अपने स्वयं के पुनर्जन्म अध्ययन कर रहे थे। उन्होंने पिछले जीवन की यादों को खोलने की कोशिश करने के लिए सम्मोहन, संवेदी अभाव और रसायनों का इस्तेमाल किया। परिणाम परेशान करने वाले थे। विषयों ने विस्तृत ऐतिहासिक घटनाओं और आंकड़ों का वर्णन किया, कभी-कभी ऐसी जानकारी के साथ जो किसी भी सार्वजनिक रिकॉर्ड में नहीं मिलती। CIA को डर था कि सोवियत इस ज्ञान को हथियार बना सकते हैं, इसलिए उन्होंने अपने स्वयं के शोध को आगे बढ़ाया। शीत युद्ध केवल शारीरिक युद्ध के बारे में नहीं था, ये मानव मन की शक्तियों को नियंत्रित करने की दौड़ थी। 5. पूर्वी दर्शन में CIA की रुचि। जबकि पश्चिमी दुनिया अक्सर पुनर्जन्म को अंधविश्वास के रूप में खारिज करती थी, CIA ने इसे गंभीरता से लिया। उन्होंने भारत और तिब्बत जैसी जगहों पर ऑपरेटिव भेजे जहां पुनर्जन्म एक केंद्रीय विश्वास है। एजेंटों ने केवल निरीक्षण नहीं किया, उन्होंने सत्यापित मामलों का दस्तावेजीकरण किया, जिसमें ऐसे बच्चे भी शामिल थे जो उल्लेखनीय सटीकता के साथ पिछले जन्मों को याद करते थे। इसका एक उदाहरण दलाई लामा चयन प्रक्रिया थी, जहां युवा लड़के पिछले जन्मों की वस्तुओं की पहचान कर सकते थे। CIA की रुचि केवल अकादमिक नहीं थी, उनका मानना था कि ये सांस्कृतिक अनुष्ठान मानव क्षमता को बढ़ाने की तकनीकें प्रकट कर सकते हैं या कई जन्मों तक के ज्ञान वाले ऑपरेटिव बना सकते हैं। 6. सम्मोहन और CIA द्वारा पिछले जीवन की यादों को जगाने का प्रयास। 1960 के दशक में CIA ने न केवल छिपी हुई यादों तक पहुंचने के लिए बल्कि जानबूझकर पिछले जीवन की यादों को जगाने के लिए भी सम्मोहन का उपयोग करना शुरू किया। विषयों ने ऐसे जीवन काल का वर्णन किया जिसके बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं थी, यहाँ तक कि विशिष्ट घटनाओं और स्थानों का भी। CIA ने सोचा, क्या इन यादों का इस्तेमाल खुफिया उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है? लेकिन प्रयोगों ने कुछ विषयों में मनोवैज्ञानिक आघात पहुंचाया, जिससे नैतिक चिंताएं पैदा हुईं। परियोजना को रोक दिया गया, लेकिन फाइलें गोपनीय बनी रहीं, जिससे संकेत मिलता है कि उन्हें कुछ ऐसा मिला जो इतना विवादास्पद था कि उसे प्रकट नहीं किया जा सकता। 7. रिमोट व्यूइंग और पुनर्जन्म, एक आश्चर्यजनक ओवरलैप। CIA के स्टारगेट प्रोजेक्ट को लोगों को केवल अपने दिमाग का उपयोग करके दूर के स्थानों को देखने के लिए प्रशिक्षित करने के लिए डिजाइन किया गया था। लेकिन कुछ रिमोट व्यूअर ने न केवल दूर के स्थानों का वर्णन करना शुरू कर दिया, बल्कि दूर के समय का भी वर्णन करना शुरू कर दिया। उन्होंने सटीक विवरण के साथ सदियों पहले की घटनाओं को देखने का दावा किया। पहले तो CIA ने इसे शोर के रूप में खारिज कर दिया, लेकिन समय के साथ पैटर्न सामने आए। क्या प्रतिभागी छिपी हुई जानकारी का उपयोग कर रहे थे, या वे पिछले जन्मों की यादों का अनुभव कर रहे थे? रिमोट व्यूइंग और पुनर्जन्म के बीच ये अप्रत्याशित ओवरलैप सार्वजनिक रूप से काफी हद तक अस्पष्ट है। गुम हुई फाइलें, महत्वपूर्ण दस्तावेज क्यों गायब हो गए? 1980 के दशक के अंत में पुनर्जन्म अनुसंधान से संबंधित कई दस्तावेज रहस्यमयी तरीके से CIA अभिलेखागार से गायब हो गए। मुखबिरों का दावा है कि इन फाइलों में नियंत्रित प्रयोगों से सबूत थे, और यहाँ तक कि ऐसे मामले भी थे जहाँ ऑपरेटिव ने पिछले जन्मों से उपयोगी जानकारी याद की थी। वे क्यों गायब हो गए? कुछ लोगों का मानना है कि ऐसा सार्वजनिक प्रतिक्रिया को रोकने के लिए किया गया था। दूसरों का मानना है कि डेटा बहुत मूल्यवान था और इसे अति सुरक्षित स्थानों पर ले जाना पड़ा। कारण जो भी हो, इन फाइलों का खो जाना शक्तिशाली सत्य को दफनाने के जानबूझकर किए गए प्रयास का संकेत देता है। 9. मनोवैज्ञानिक युद्ध के लिए एक उपकरण के रूप में पुनर्जन्म। ये विज्ञान कथा की तरह लग सकता है, लेकिन रिपोर्ट बताती है कि CIA ने मनोवैज्ञानिक ऑपरेशन में पुनर्जन्म का उपयोग करने की खोज की। पिछले जीवन के आघात या गलतियों के बारे में सुझाव देकर उनका उद्देश्य दुश्मन के व्यवहार में हेरफेर करना था। सम्मोहन और यहाँ तक कि मंचित साक्ष्य का उपयोग विषयों को ये समझाने के लिए किया गया था कि उनका वर्तमान जीवन पिछले जीवन से प्रभावित हो रहा है। विचार दुश्मनों को उनके पहचान पर सवाल उठाने के लिए मजबूर करके उन्हें अस्थिर करना था। हालांकि इन प्रयोगों की सफलता के बारे में सार्वजनिक रूप से बहुत कम जानकारी है, लेकिन यह तथ्य कि उनका प्रयास किया गया था, यह दर्शाता है कि CIA ने पुनर्जन्म को कितनी गंभीरता से लिया, न केवल एक रहस्य के रूप में बल्कि एक हथियार के रूप में। पुनर्जन्म पर CIA की चुप्पी का वास्तव में क्या मतलब है? तमाम शोध, प्रयोगों और केस स्टडी के बावजूद CIA पुनर्जन्म के बारे में काफी हद तक चुप रही है। क्यों? कुछ लोगों का मानना है कि उन्हें ऐसी सच्चाइयां मिली जो साझा करने के लिए बहुत ही विघटनकारी थीं।
अगर पुनर्जन्म वास्तविक है तो यह जीवन, मृत्यु, पहचान और शक्ति के बारे में हमारी समझ को चुनौती देता है। उनकी चुप्पी दो संभावनाओं का सुझाव देती है, या तो उन्हें कुछ नहीं मिला और शर्मिंदगी से बचने के लिए उन्होंने काम को दफना दिया, या उन्होंने कुछ ऐसा गहन पाया जिसे गुप्त रखना पड़ा। उनकी शोध के पैमाने और दृढ़ता को देखते हुए दूसरा विकल्प कहीं अधिक संभावित लगता है। अंत में पुनर्जन्म पर CIA की गुप्त फाइलें न केवल मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में सवाल उठाती हैं, वे ये भी बताती हैं कि शक्तिशाली संस्थाएं मानव मन के रहस्यों को नियंत्रित करने के लिए किस हद तक जा सकती हैं।